हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इकोनॉमिया। आज हम पढ़ेंगे मनी का पार्ट 2। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 1 मनी। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी पढ़ा था, ओरिजिन ऑफ मनी पढ़ा था, इवोल्यूशन ऑफ मनी पढ़ा था। ओके, आज हम पढ़ेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मनी, काइंड्स ऑफ मनी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड बाकी बात करेंगे हम वीडियो के लास्ट में। तब तक आप मेरे चैनल को देखिए एंड वीडियो को देखिए और सीखिए, पढ़िए। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्म्स ऑफ मनी। फॉर्म्स ऑफ मनी यानी कि मनी के कितने फॉर्म्स होते हैं। देखिए, फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। ये 4 टाइप्स की मनी होती हैं। वैसे तो देखा जाए तो ये 2 ही हैं, बट यहाँ पे 4 हैं, और मतलब कि वो जो 2 हैं उसी में कैटेगराइज कर दी गई हैं। तो ओवरऑल हम काउंट करेंगे तो 4 ही होगी। चारों मनी के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन सी मनी कैसी होती है। आई विल एक्सप्लेन यू विद examples. Okay, so let's start the video. Fiat money क्या होती है? Fiat money refers to that money which is issued by government, which is issued by order of government, not by government, order of government. It includes all notes and coins which the people in a country are legally bound to accept as a medium of exchange. कहने का मतलब है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। यानी कि हमें क्या करना होता है, जब भी हमें कुछ सामान लेना है तो हम क्या करेंगे, मनी देंगे और सामान लेंगे। तो यहाँ पे जो फिएट मनी है ये उस चीज को रेफर करती है कि ये मनी क्या है, ये गवर्नमेंट ने इशू की हुई है कि किसी को भी अगर कोई भी सामान लेना है या परचेज करना है या सेल करना है तो वो मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मान के एक्सचेंज करे। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सारे के सारे नोट्स और सारे के सारे कॉइन्स जो भी हम यूज करते हैं जब हम कोई सामान खरीदते या बेचते हैं। जस्ट एग्जांपल के तौर पे हम दुकान पे जाते हैं और हम कोई सामान खरीदते हैं तो या अगर हमारे पास 10 रुपये का नोट होता है तो हम नोट देते हैं, या अगर हमारे पास कोई कॉइन होता है यानी कि 10 रुपये का सिक्का होता है तो हम वो सिक्का देते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, फिएट मनी। यानी कि फिएट मनी वो मनी है जो गवर्नमेंट ने लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोल रखी है कि किसी भी पर्सन को कोई सामान लेना है या एक्सचेंज करना है तो मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज मान के उसे जनरली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फिएट मनी होता है। अब देखिए हमारा सेकंड पे चलते हैं हम। सेकंड है हमारा फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी क्या होती है? फिड्यूशियरी मनी इज दैट मनी which is accepted as a medium of exchange because of trust between the payer and the payee. अब between the payer and the payee, और ये जो मनी है ये किस पे होती है, ट्रस्ट पे होती है। किस पे? ट्रस्ट पे। हम ट्रस्ट पे एक्सचेंज करते हैं। ओके, तो ट्रस्ट पे एक्सचेंज करते हैं। अब आप बोलोगे कि हाउ, ट्रस्ट पे कैसे, क्योंकि आज के टाइम पे ट्रस्ट तो किसी को है ही नहीं, है ना। ट्रस्ट तो किसी को है ही नहीं, दोस्त को दोस्त पे नहीं है, गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड पे नहीं है, बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड पे नहीं है, बाप को बेटे पे नहीं है और बच्चों को माँ बाप पे नहीं है। ठीक है, या माँ बाप को बच्चों पे नहीं है। तो ये तो चलो बात की कहानी है, लेकिन यहाँ पे बात जब ट्रस्ट की आती है तो वो ट्रस्ट इस टाइप का ट्रस्ट नहीं होता है। वो जो ट्रस्ट होता है वो एक लीगल ट्रस्ट होता है विच इज एक्सेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ कैश, सॉरी इन द फॉर्म ऑफ चेक। जैसे कि वो लीगल होगा, सबसे पहली चीज कंडीशन ये होगी। दूसरी चीज ये कि जब हम ट्रस्ट पे एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो एक डॉक्यूमेंट या एक इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे नोट या मनी है वो एक पेपर होता है और उस पर प्रॉपर आरबीआई लिखा हुआ होता है और गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। एज इट इज जो हमारे बैंक से मिलते हैं चेक, जिसे हम चेक बुक कहते हैं, वो भी क्या है, हमारा एक ट्रस्ट है कि हम चेक, बंदा कोई हमें पे कर रहा है और हम क्या उस चेक को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो भी एक्सचेंज पे। तो वो क्या है, एक ट्रस्ट ही तो है, वरना हम एक कागज क्यों लेंगे, कागज लेके हम उस बंदे को सामान दे रहे हैं। ऐसा कभी हुआ है क्या? ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। वो जो कागज है वो क्या है, वैल्यूएबल है। क्यों वैल्यूएबल है? बिकॉज इट इज प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग सिस्टम, और बैंकिंग सिस्टम पे सब बिलीव करते हैं क्योंकि आप अपना पैसा कहाँ छुपा के रखते हो, बैंक में रखते हो ना भाई, यही होता है। तो ये होता है ट्रस्ट। किस एंगल से ट्रस्ट किया जाता है? एग्जाम्पल के तौर पे आपका चेक हो गया, या आप इनवॉइस क्यों लेते हो, वो भी ट्रस्ट है। ठीक है, तो जैसे आपका चेक हो गया या आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उन्होंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा, उसमें प्रोमिसरी नोट होता है, प्रोमिसरी नोट हो गया। ये जो सारी चीजें होती हैं ये क्या हैं, हमारी कौन सी मनी में आती हैं, फिड्यूशियरी मनी में, जो एक्सचेंज होता है बट किस बेस पे होता है,
ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई। पेयर अ पर्सन हु विल पे एंड पेई द पर्सन हु विल एक्सेप्ट और रिसीव। ओके, पेयर वो होता है जो पे करेगा और पेई वो होता है जो रिसीव करेगा। नाउ कम टू द पॉइंट फुल बॉडीड मनी। देखिए इसको मैंने दो कैटेगरी में बांटा है, फर्स्ट का पहला पार्ट और फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ये हमारा सेकंड है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड का ही सेकंड पार्ट ये है। तो देखिए फुल बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मतलब कि एकदम डोले छोले नहीं होंगे उसके, ठीक है, फुल बॉडीड का वो मतलब नहीं है। फुल बॉडीड मनी इट रेफर्स टू मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू एज एंड व्हेन दीज आर यूज्ड। कहने का मतलब है फुल बॉडीड मनी वो मनी होती है जो बिल्कुल मनी के इक्वल होती है और उसका जो है वो उससे ज़्यादा उसकी जो वैल्यू नहीं होती है। कॉइन्स वोज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू दी मनी वैल्यू एज एंड व्हेन दीज आर यूज। जितनी वैल्यू उसकी अभी है उतनी ही होगी और उतने पे ही वो यूज होगी। कहने का मतलब है कि जो 10 रुपये हैं वो 10 रुपये ही होंगे, उसका यूज 10 रुपये तक ही होगा, 11 रुपये तक नहीं होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ऐसा ही तो होता है, इससे ज़्यादा तो कभी होता नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी कंडीशंस दे सकता हूँ। हमारे कंट्री में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, है ना। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो क्या है, जिन लोग के पास ब्लैक मनी थी उनको वाइट करना था। ये एग्जाम्पल है, दिल पे मत ले लेना, कुछ लोग होंगे ब्लैक मनी वाले, तो ये एग्जाम्पल है। तो जिन लोग के पास ब्लैक मनी थी उनको उसको वाइट में कन्वर्ट करना था। अब उनको वाइट में कन्वर्ट करना था तो क्या करेंगे, बहुत सारे केसेस ऐसे आए थे कि क्या करते थे लोग जिनके पास ब्लैक मनी थी, वो बोलते थे कि हमारे पुराने 20 लाख रुपए रख लो और नए नोट के हमें 15 लाख रुपए दे दो। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो नई वाली मनी थी यानी जो नए नोट थे उसकी वैल्यू इक्वल सेम, हम उतना ही पैसा दे रहे हैं, पहले वाला बस नोट एक्सचेंज हुआ है ना, क्योंकि नोट चेंज हुए थे तो हम पैसे दे रहे हैं 20 लाख रुपए। वो कोई भी जिसके पास ब्लैक मनी है वो पैसे दे रहा है 20 लाख, लेकिन नए नोट वो कितने ले रहा है, 15 लाख। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, उसका यूज उससे ज्यादा किया ना, तो ये फुल बॉडीड मनी नहीं है। इस तरीके से लोग क्या है गलत यूज कर सकते हैं। तो ऐसे फुल बॉडीड मनी का ये मतलब होता है, ठीक है। इस तरीके से फुल बॉडीड मनी काम करती है, यानी कि कहने का मतलब है 5 रुपए है तो 5 रुपए की वैल्यू होगी, 5 रुपए ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं होगी। आप उसको कबाड़ के भाव में बेच दो या किसी भी भाव में बेच दो, उसकी जितनी वैल्यू है इक्वल टू दी उतनी ही वैल्यू रहेगी। मैंने कहा कि x की वैल्यू 100 है और आपने फाइंड आउट किया तो 100 ही आई, यानी वो 100 से ऊपर नहीं हो सकती। इट मीन्स दैट। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट फोर्थ, क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या होती है? क्रेडिट मनी इट रेफर्स टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। ये एक ऐसी मनी है जिसकी मनी वैल्यू क्या है, कमोडिटी वैल्यू से ज्यादा होती है। कमोडिटी वैल्यू से ज्यादा कैसे होती है? देखो एक आपको बहुत एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी मेरे पास एक सिक्का तो नहीं है, अगर सिक्का होता तो मैं आपको बताता विद एग्जांपल। मैं चेक करता हूँ अगर यहाँ पे कोई सिक्का वगैरह है तो है कि देख लेता हूँ यहाँ पे, शायद मिल जाएगा मुझे। है यहाँ पे एक सिक्का, ठीक है। मैं एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ सिक्का, 1 सेकंड के लिए रुकिए। देखिए मेरे को मिल गया सिक्का, ये 5 रुपये, ये 5 रुपये का सिक्का है मेरे पास। देखिए ध्यान से देख लीजिएगा, ये लीजिए, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। ये 5 रुपये का सिक्का है, नकली नहीं है, बिल्कुल असली है। रिलैक्स रहो, चीज़ मत खाना इस चीज़ की। ये जो सिक्का है, अब देखो ये 5 रुपये का सिक्का है, ठीक है। इसको इस हिसाब से बनाया गया है कि इस सिक्के को आप अगर गला के बेचोगे ना, इस सिक्के को आप पूरा गला दो, क्योंकि मेटल है, मेटल तो गल भी सकता है। इस सिक्के को आप गला के बेचोगे तो भी ये 5 का ही बिकेगा, ठीक है। और ये जो सिक्का है ये 5 रुपये का ही है। अभी इसकी वैल्यू कितनी है? 5। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, हर जगह में, हर एक कंट्री हो या कोई सी भी जगह हो, कुछ लोग होते हैं उनमें चुल होती है। चुल कैसी होती है? चुल मतलब कि खुजली। उन्हें खुजली कुछ इस टाइप की होती है कि हर जगह पे 2 नंबर के काम होते हैं, चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो, ठीक है। तो कुछ लोग इसका गलत यूज ना कर सकें, इसलिए गवर्नमेंट ने पता क्या किया है, गवर्नमेंट ने इसको बनाया ही इस तरीके से कि आप इसको काट लो, पिघला लो, कैसे भी यूज कर लो। अगर ये 5 का सिक्का है ना, तो इसको आप पिघला भी लोगे तो इसकी वैल्यू 5 रुपये की आएगी, उससे ज़्यादा की नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला गया है, मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू, मैंने दूसरा पॉइंट पढ़ दिया, ये रहा। इट रेफर्स टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू, यानी कि जो मनी की वैल्यू है वो कमोडिटी वैल्यू से ज़्यादा होगी,
इसीलिए ये वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, बिकॉज लोग इसका गलत फायदा ना उठाएं। अगर 1 रुपए का सिक्का है, आप उसको पिघला के बेचोगे तो वो भी क्या है, 1 रुपए का ही बिकेगा। और नॉर्मल आप उसको कोई सामान अगर आप एक्सचेंज करने जाओगे, परचेज करने जाओगे 1 रुपए का, तो आपको उतने रुपए का ही सामान मिलेगा। तो बस इस चीज के लिए इसको इस तरीके से समझाया गया है। ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये इस वाले एग्जाम्पल में भी फिट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, लगभग सिमिलर है। ओके, तो ये हमने पढ़े 4 टाइप्स की मनी के बारे में। अब देखो, हमने मनी पढ़ लिया, ओरिजिन पढ़ लिया, इवोल्यूशन पढ़ लिया, बार्टर सिस्टम पढ़ लिया, ड्रॉबैक्स पढ़ लिए। और जो बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स थे वही मनी के क्या हैं, प्लस पॉइंट है, एडवांटेजेस हैं, ना कि लिमिटेशंस हैं। जो बार्टर सिस्टम के लिमिटेशन है वही मनी के एडवांटेजेस हैं। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, फॉर्म्स ऑफ मनी पढ़ लिया। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि इसका यूज कहाँ होता है। सबको पता है सर, पैसा कमाना है, खर्च करना है, खाना है, पीना है, और कहाँ यूज करना है। ठीक है, वो बात भी ठीक है आपकी, लेकिन ये पैसा आता कहाँ से है, सप्लाई कैसे होती है, कौन जनरेट करता है, कौन बनाता है, ये जानना बहुत जरूरी है इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो वही हमारा अगला टॉपिक है, सप्लाई ऑफ मनी। मनी की सप्लाई कैसे होती है, मनी की सप्लाई कौन करता है, और क्या इसका प्रोसेस है, वो हम देखते हैं इस टॉपिक में। आइए देखते हैं। सप्लाई ऑफ मनी, द कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। सप्लाई ऑफ मनी का ही ये है, द कंसेप्ट है, हम मनी सप्लाई के बारे में पढ़ रहे हैं। सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये कैसा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि सप्लाई ऑफ मनी क्या है बच्चों, सिंपल सी बात है, ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक का मतलब क्या है, आपके पास कितना माल जमा है, ठीक है, कितना छुपा के रखे हो। वाला डायलॉग तो सुना ही होगे, होता सबके पास है, छुपा के सब रखते हैं, 3 इडियट्स वाला डायलॉग है। चलिए आते हैं, तो कितना स्टॉक एक बार में है आपके पास वो। और दूसरी जो लाइन है वो देखिए, जरा दोबारा फोकस कीजिएगा, दूसरी लाइन पे मैं ज्यादा जोर दूंगा। इट रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल, यानी कि टोटल स्टॉक ऑफ जो मनी है वो लोगों के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना हेल्ड है, यानी कि लोगों के जेब में कितना है, उसे हम सप्लाई ऑफ मनी बोलते हैं। काश कि आप मेरी इस लाइन का मतलब समझ गए हो। अब मैं इस चीज से रिलेटेड एग्जांपल दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आया होगा, दैट्स वाई। तो देखिए, सीधी बात है, बैंक छोड़ दो, जहां आपने पैसा छुपा के रखा है वो छोड़ दो, ठीक है, बैंक छोड़ दो, और जहां पैसा आपने छुपा के रखा है वहां छोड़ दो, कि जितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो छोड़ दो। इस टाइम राइट नाउ आपके जेब में कितना पैसा है, वही होता है सप्लाई ऑफ मनी या मनी सप्लाई। क्योंकि अब आप बोलोगे कैसे, वो क्यों होता है मनी सप्लाई या वो क्यों होती है सप्लाई ऑफ मनी, क्योंकि आपके जेब में है और किसी भी वक्त खर्च हो सकता है, किसी भी वक्त आपके पास से शॉपकीपर के पास जा सकता है, और किसी भी वक्त आपके पास से डॉक्टर के पास जा सकता है, या किसी भी वक्त आप जिस कंडीशन पे या जिस पर्पस से खर्च करना चाहते हो कर सकते हो। क्यों, क्योंकि वो आपके जेब में इसी टाइम पे है। तो राइट नाउ दिस टाइम अगर आपके जेब में जो पैसे हैं वो उसको हम क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई या सप्लाई ऑफ मनी बोलते हैं, क्योंकि वो आपके पास राइट नाउ हैं। वो ना तो बैंक में रखे हैं, ना ही वो कहीं और रखे हैं। जो हमारे पास अभी है, एक वर्ड आता है इस चीज के लिए, उस वर्ड को हम बोलते हैं लिक्विडिटी। यानी कि लिक्विडिटी यानी कि आपके पास अभी कितना है खर्च करने के लिए, ऑन द स्पॉट राइट नाउ एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हमारा मनी सप्लाई होता है। अब इसमें 2 चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं, बहुत ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 2 चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं। क्या इंक्लूड नहीं होता है, पहला इसमें इंक्लूड ये नहीं होता है कि बैंक में जितने पैसे रखे हैं उसको आप इसमें काउंट नहीं करेंगे। उसमें आपको काउंट इसलिए नहीं कर सकते, उसमें आप इसलिए काउंट नहीं करेंगे क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि वो बैंक में रखा हुआ है। ठीक है, एंड सेकेंड वन थिंग क्या है, गवर्नमेंट, क्योंकि ये दोनों ही मिलके क्या करते हैं, हमारे मनी को सप्लाई करवाते हैं। बैंकिंग सिस्टम है जो क्या करता है, पैसे को जनरेट करवाता है, पैसे को छपवाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपने नाम सुना होगा RBI, आगे भी सुनेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये क्या करता है, ये पैसे छापता है अकॉर्डिंग टू दी ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू दी नीड, अकॉर्डिंग टू दी इन्फ्लेशन, अकॉर्डिंग टू दी डिफ्लेशन, जो आप आगे पढ़ेंगे। और
दूसरी है हमारी गवर्नमेंट, जो इस चीज को क्या करती है, प्रमोट करती है, जो इस चीज को क्या करती है, ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट यानी कि अथॉरिटी देती है। ये दो चीजें क्या हैं, यही दोनों लोग मिलके, यही दोनों सिस्टम मिलके मनी को जनरेट करता है। इसलिए ये दोनों चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं, बस वही चीज इंक्लूड होती है जो लोग हैं और लोग की जेब में भरा हुआ माल है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी। अब नीचे एक लाइन लिखिए, आइए वो भी देख लेते हैं, वो थोड़ी सी जोर देने वाली लाइन है। सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड्स ओनली दैट स्टॉक ऑफ मनी, ये सिर्फ उसी स्टॉक ऑफ मनी को इंक्लूड करता है विच इज हेल्ड बाय दोज, जो कि किसके द्वारा हेल्ड की गई है यानी रखी गई है, हु डिमांड मनी, जो मनी की डिमांड करते हैं, नॉट बाय दोज हु सप्लाई मनी, उनके थ्रू नहीं जो मनी को सप्लाई करे। यानी कि सप्लाई ऑफ मनी सिर्फ उसी चीज को इंक्लूड करता है जो मनी की डिमांड करते हैं, जो पैसों की डिमांड करते हैं, ना कि उनकी जो पैसे सप्लाई करते हैं। अब पैसों की डिमांड कौन करता है, एक कंज्यूमर करता है, एक प्रोड्यूसर करता है, एक लेबरर करता है, एक इंडिविजुअल करता है, एक फैमिली करती है, यानी कि कुल मिला के हम लोग करते हैं, जो रोजमर्रा की लाइफ जी रहे हैं, जो रोजमर्रा के खर्चे कर रहे हैं, सब करते हैं। यानी कि ओवरऑल वही मनी सप्लाई होगी जो इतनी मनी डिमांड होगी। आपको दूध लाना है, पैसा दोगे तो दूध मिलेगा, आपको कुछ काम करना है, शाम को पैसा चाहिए, भाई आप लेबर हो, अगर आप काम कर रहे हो आपको शाम को पैसे चाहिए, वो क्या है, मनी की डिमांड है। तो ये होती है क्या, मनी सप्लाई या सप्लाई ऑफ मनी। मुझे बिल्कुल पूरी तरह से होप है कि आपको ये जो सप्लाई ऑफ मनी है इसका कंसेप्ट बहुत इजीली क्लियर हुआ होगा। जिस बच्चों को इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ प्लीज मुझे कमेंट करके पूछिए, और जो बच्चे मुझे मेल करना चाहते हैं मुझे मेल करके भी पूछिए, ठीक है। ये तो हो गए हमारे क्या, फॉर्म्स ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। अब इसमें आता है मेजरमेंट ऑफ मनी, कि मनी का जो मेजरमेंट है वो कैसे करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आइए आपको बताता हूँ मनी का मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। आइए तो ठीक है, देखिए मैं आप लोग को बता रहा था मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, यानी मनी सप्लाई का हमें मेजरमेंट करना है, ये हमारा नया टॉपिक है। अब आप बोलोगे सर मेजरमेंट कैसे करेंगे, या मनी सप्लाई का मेजरमेंट क्या होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मनी सप्लाई की भी मेजरमेंट होती है, और हमारे 12th के सिलेबस में M1 तक ही है सब कुछ, यानी कि मेजरमेंट 1, M1, M2, M3, M4 तक होता है। M2, M3, M4 ये आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे। हायर स्टडीज का मतलब जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तब पढ़ेंगे, बीकॉम में, बीबीए में, या जो भी आप ग्रेजुएशन करेंगे, ठीक है, जब आप इकोनॉमिक्स लेंगे तो अभी आपके सिलेबस में जो है M1 तक है मेजरमेंट, जो है M1 यानी मेजरमेंट 1। M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD, ये इसका फॉर्मूला होता है किसका, मेजरमेंट 1 का मनी सप्लाई के। तो C होता है हमारा क्या, इट रेफर्स टू करेंसी हेल्ड बाय पीपल या पब्लिक, यानी कि ये जो C है ये रेफर करता है पब्लिक के पास कितना करेंसी इस टाइम पे है। ये C मतलब वो वाला C मतलब समझ लेना, आजकल बहुत सारे C हैं, ठीक है, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी C समझ सकते हैं, तो प्लीज़ वो ना समझें, एंड इट्स ओके, मजाक कर रहा था। इट रेफर्स टू करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, इट इंक्लूड्स कॉइन्स एंड पेपर नोट्स, यानी कि ये करेंसी है जो पब्लिक के पास हेल्ड होती है, जो है उनके पास, और ये कॉइन्स और पेपर नोट्स में होते हैं। ये मेजरमेंट 1 का पहला पॉइंट है। फिर हमारा दूसरा क्या है, DD। DD मतलब होता है डिमांड ड्राफ्ट, नहीं, डिमांड डिपॉजिट्स। इट रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट्स, इट रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद कमर्शियल बैंक्स। ये जो है डिमांड डिपॉजिट होता है पीपल का किसके साथ, कॉमर्शियल बैंक्स के साथ। कैसे, दीज आर चेकेबल, ये चेक के थ्रू होते हैं। दीज आर चेकेबल डिपॉजिट, ये चेक वाले डिपॉजिट्स होते हैं। विच कैन बी विड्रॉन और ट्रांसफर्ड ऑन डिमांड, जो कि विड्रॉ यानी निकाले जा सकते हैं और ट्रांसफर किए जा सकते हैं। जैसे कि आप कभी आपको कोई फॉर्म भरना होगा, देखो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कोई आप कोई सरकारी फॉर्म भरने जा रहे हो, कभी कभी क्या होता है वहाँ पे कैश नहीं लेते, वहाँ पे पेटीएम नहीं लेते, या वहाँ पे नेट बैंकिंग नहीं लेते, वहाँ पे बोलते हैं भैया आपको DD बनवाना पड़ेगा, यानी डिमांड डिपॉजिट बनवाना पड़ेगा, या डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, उसके थ्रू पेमेंट होगी, या बोलेंगे चेक दे दो, चेक के थ्रू पेमेंट होगी, या प्रोमिसरी नोट के थ्रू पेमेंट होगी। तो ये क्या है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डिमांड डिपॉजिट बोला जाता है, जो कि हमें जाके सिर्फ डिपॉजिट करना होता है। ये चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली विड्रॉ यानी निकाल सकते हैं इसके थ्रू, और क्या कर सकते हैं, हम इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। एक और बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप सब लोग बैंक जाते हैं, देखो मैं स्पेशली बोल रहा हूँ जो 11th 12th के बच्चे हैं उनको बोल रहा हूँ, और 12th वालों को तो खास करके बोल रहा हूँ, और जो कॉमर्स वाले हैं उनको तो बिल्कुल ही मैंडेटरी बोल रहा हूँ। जो लोग बैंक नहीं जाते, या जो भी स्टूडेंट्स बैंक नहीं जाते, बैंक जाओ।
बैंक जाने से आपकी 90% जो नॉलेज है वो बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली जब आप प्रैक्टिकल उसको देखोगे। यहाँ पे पढ़ाने से कितना भी मैं पढ़ा लूँ, कितना भी आप बुक से पढ़ लो, जब तक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी आप घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते। ये नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने बात की, जो नॉर्मली सब बोलते हैं। ऐसा होता है, बिल्कुल फैक्ट है। क्यों होता है मैं बता दूँ। यहाँ पे मैंने जो भी बोला ना, ये एक क्या है, एक बस एक थ्योरेटिकल नॉलेज है, और थ्योरेटिकल नॉलेज को मैं क्या है एग्जाम्पल देके आप तक पास कर रहा हूँ। मेरा जो पढ़ाने का फंडा है वो यही है, जो लिखा है उसको मुझे क्या करना है, आपको इजी वे में समझा के आपको बताना है। बट इसकी जो एक्चुअल जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, वो आपको कब मिलेगी, जब आप बैंक में जाओगे। इसलिए बैंक जाना बहुत ज़रूरी है हर स्टूडेंट का। बैंक में जाके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हाउ टू डील विद पीपल, हाउ टू डील विद बैंकर्स एंड व्हाट आर द प्रोसीजर ऑफ बैंकिंग, ये आपको वहाँ जाके पता चलता है। तो यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बैंक जाओ। आपको एक फंडा बताता हूँ, जिन लोग के पास एटीएम कार्ड नहीं होता, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको जो पढ़े लिखे नहीं होते, उनके पास उनको एटीएम चलाना नहीं आता, तो बैंक उन्हें क्या सुविधा देती है, जैसे पहले होता था, पहले के ज़माने में एटीएम कार्ड नहीं होते थे, तो एक जैसे चेकबुक होता है वैसे ही पैसे निकालने की भी एक स्लिप होती है, उसे फिल करना होता है। वो जब हम बैंक में फिल करके देते हैं तब हमें वो क्या करते हैं, पैसा देते हैं। वो भी क्या, एक चेकेबल ड्राफ्ट होता है जिसके थ्रू हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था उस चीज़ का। लेकिन ये जो मैंने बोला बैंक जाओ, ये बहुत ज़रूरी है जाना आपको, आपकी जीके यानी जनरल नॉलेज से लेकर के जो भी चल रहा है ना इस टाइम पे, जो आपकी अपडेटेशन है, इकोनॉमिकल थिंग्स है या इकोनॉमिक्स है या इकोनॉमी है, वो आपकी क्या अपडेट होती रहेगी। इसलिए बैंक जरूर जाएं और अपना जिनका अकाउंट नहीं खुला वो अकाउंट खुलवाएं, और जो भी बैंक की प्रोसेस होती है उसके बारे में जानें। जितना ज़्यादा जानोगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे बैंक की प्रोसेस होती है, क्या क्या आपकी जनरल नॉलेज है, और आप अपडेट भी होते जाओगे। जैसे कि पहले के ज़माने में जो बैंक नहीं जाते थे उनके अकाउंट से क्या पैसे चोरी हो जाते थे, ट्रांसफ़र हो जाते थे, उन्हें नहीं पता चलता था। आज के टाइम पे क्या है, ओटीपी है, विदाउट ओटीपी कुछ नहीं हो सकता, बट स्टिल आपको अकाउंट की और बैंक्स की नॉलेज रखनी पड़ेगी। ये तो हो गई बात जीके की। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। लेक्चर नहीं था इसे लेक्चर मत समझना, ये बहुत काम की बात थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओडी। ओडी क्या होता है, अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स यानी कि जो डिपॉजिट है वो कहीं और हो सकते हैं। जैसे कि देखिए, डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बी लाइक नबार्ड। जैसे कि जो डिमांड डिपॉजिट्स है वो आरबीआई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए करती है। किसके लिए, जैसे कि नबार्ड। नबार्ड क्या होता है, ये एग्रीकल्चरल, हमारा जो एग्रीकल्चर है, बहुत सारे किसान जो हैं आत्महत्या कर लेते थे पहले क्योंकि उनकी फसल बिकती नहीं थी या फसल खराब हो जाती थी या जो भी वगैरह जो भी उनकी अपने डील या कंसर्न्स थी, तो नबार्ड की स्थापना की गई। नबार्ड क्या है, एक एग्रीकल्चरल क्या है, एक किसानों को हेल्प करता है, ठीक है, ठीक है। तो ये आरबीआई ने बनाया, ये अदर डिपॉजिट्स में आता है, ठीक है। ये किसानों की हेल्प के लिए, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर पब्लिक, ओके। सेकंड है हमारा क्या, डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट्स। अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि हमारे यहाँ पे क्या है, पैसे कुछ कम पड़ जाते हैं, तो हमें किसी दूसरे देश से हमें हेल्प लेनी पड़ती है। जब हमें हेल्प लेनी पड़ती है तो फंडा क्या होता है, हम इस तरीके से हेल्प लेते हैं कि वो हमें वर्ल्ड बैंक से लोन ले लेना या कुछ इस तरीके से कोई भी इकोनॉमिकली हेल्प करना यहाँ से इंटरनेशनल लेवल तक, ठीक है। एंड द लास्ट वन थिंग है जो हमारा क्या है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक। देखो मैंने सेकंड पॉइंट में वर्ल्ड बैंक का नाम ले लिया था, लेकिन थर्ड पॉइंट में वो आ गया। क्यों आ गया, IMF होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके थ्रू क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। कैसे इन्वेस्ट करते हैं, अगर सपोज दैट की कोई बाहर की कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऐसे ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, जब कभी पैसों की कुछ कमी होती है या कुछ ज़्यादा दिक्कत होती है तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा लिया जाता है और उससे हेल्प मांगी जाती है। ये होते हैं अदर डिपॉजिट्स जो बैंक अपने पास रखती है, जो भी उनके काम की चीज़ें होती हैं उनके बेस पे, ठीक है। ऐसे ही आपका जो आता है वो क्या होता है, हमारा आपका है हु सप्लाइज मनी। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हु सप्लाइज मनी। हु सप्लाइज मनी, मनी कौन सप्लाई करता है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अभी, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि मनी कौन सप्लाई करता है और मनी कैसे सप्लाई होती है, बट स्टिल इसमें छोटा सा टॉपिक है वो देख लेते हैं। आइए, हु सप्लाइज मनी। सप्लायर्स ऑफ मनी इंक्लूड फर्स्ट दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मनी सप्लाई करती है क्योंकि अथॉरिटी कौन देता है, गवर्नमेंट देती है। एंड सेकेंड वन, सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक क्या है, आरबीआई,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर कंट्री की या हर कंट्री का एक अपना सेंट्रल बैंक होता है जो सारे बैंकों का बाप होता है, यानी कॉमर्शियल बैंक्स के ऊपर जो काम करता है वो होता है सेंट्रल बैंक। हमारे इंडिया में कौन है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दूसरा मनी सप्लायर कौन हो गया? RBI। थर्ड वन कौन हो गया? कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं? कॉमर्शियल बैंक्स जो हमारे घर के आसपास होते हैं, SBI, RBL, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बैंक है, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, बहुत सारे बैंक है, गिनवाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? कॉमर्शियल बैंक्स हैं। अब आप बोलोगे सर सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक्स में क्या फ़र्क होता है? बिल्कुल बताऊंगा, बट नेक्स्ट चैप्टर में। हमारा जो अगला चैप्टर है बैंकिंग, उस बैंकिंग के चैप्टर में ये पूरा पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैंक, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। बट अभी जिस पॉइंट पे हैं उस पॉइंट को देखते हैं। RBI इज द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी। लेकिन इन सब में से तीन हैं, गवर्नमेंट हो गई, RBI हो गई, कॉमर्शियल हो गई। लेकिन RBI इज द मेन सप्लायर और प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी बिकॉज RBI रेगुलेट्स मनी, बिकॉज RBI जनरेट्स मनी, बिकॉज RBI छापने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पता नहीं, मैंने भूल गया अभी, ठीक है, जो भी हो, तो छापती है, जनरेट करना कह सकते हो, ठीक है, प्रिंट करना, RBI प्रिंट्स मनी, ओके। तो RBI इसीलिए क्या है? वो प्रिंसिपल सप्लायर है, इसीलिए RBI को क्या बोला जाता है? सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, या एपेक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, APEX, एपेक्स का मतलब इकलौता, जिसके बिना कुछ ना हो सके, ठीक है। अब देखो ये चैप्टर हमारा हो गया यहीं पे खत्म। इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। M1 आपके सिलेबस में है, M2, M3, M4 सिलेबस में नहीं है। अब जो हमने यहाँ पढ़ा इसकी एक छोटी सी मैंने समरी बनाई है और नीचे मैंने एक टेबल बनाई है, उस टेबल को समझ लो तो ये जो भी पढ़ा है, जिनको नहीं क्लियर हुआ या यहाँ से कुछ क्लियर नहीं हो रहा तो वो इस टेबल में क्लियर हो जाएगा। आइए, छोटी सी टेबल है, बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, बस देख लीजिए। सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है? सप्लाई ऑफ मनी देखो तीन टाइप्स की है, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पीपल विद कॉमर्शियल बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक्स। करेंसी विद पब्लिक का सिंपल सा मतलब है कितनी करेंसी हमारे जेब में है, पब्लिक के जेब में है या किसी कंज्यूमर या किसी इंडिविजुअल के जेब में है, वो हो गई हमारी क्या? सी, करेंसी। सेकंड है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पीपल विद कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स के साथ लोगों का डिमांड डिपॉजिट्स, क्योंकि आप कहीं पे भी डिमांड डिपॉजिट कराने जाओगे तो आप सीधा RBI में तो जाओगे नहीं, है ना भाई? RBI में क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि वो एपेक्स बैंक है, वो आपकी बात नहीं सुनेगा, वो कॉमर्शियल बैंक्स की बात सुनता है। हमारे लिए कॉमर्शियल बैंक्स बनाए गए हैं, तो हम कहाँ जाते हैं? कॉमर्शियल बैंक्स में। लोग जो कॉमर्शियल बैंक से हमसे कौन सी बैंक डील करेगी? कॉमर्शियल बैंक डील करती है, तो वो क्या कहलाती है? डिमांड डिपॉजिट्स। थर्ड वन अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स के लिए कौन काम आता है? RBI, बिकॉज RBI जनरेट्स मनी, RBI रेगुलेट्स मनी, सारे रूल्स वही बनाती है, सारी पॉलिसी वही बनाती है। तो अदर डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक, इसके 3 पॉइंट हैं, वो 3 पॉइंट यहाँ थे, वही 3 पॉइंट यहाँ हैं। कौन से हैं? देखिए, डिमांड डिपॉजिट्स विद RBI फॉर पब्लिक, लोगों की वेलफेयर के लिए RBI क्या करती है? पैसा लगाती है, काम कराती है, लाइक नाबार्ड, किसानों के लिए, ऐसी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो हमें आप लोग को शायद पता भी ना हो। जो नाबार्ड है वो सबसे ज़्यादा फेमस है बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फॉर दी फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। सेकेंड वन डिमांड डिपॉजिट्स विद RBI फॉर फॉरेन सेंट्रल बैंक। फॉरेन सेंट्रल बैंक के साथ RBI का क्या है? डिमांड डिपॉजिट्स है, ताकि वहां से कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी हो तो काम आए, कोई हेल्प हो तो काम आए। एंड थर्ड वन IMF के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की वजह से, जैसे कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मैंने आपको बताया, इंटरनेशनली पब्लिकली कोई हेल्प लेना, नॉट पब्लिकली बट इंटरनेशनली कोई हेल्प लेना, कोई मॉनेटरी फंड लेना, वर्ल्ड बैंक से या किसी भी देश से कोई पैसा लेना, वो हम क्या कहलाता है? IMF। इसके बारे में आप आगे और पढ़ेंगे, और अगर आपको और जानना है तो फिलहाल के लिए आप गूगल कर सकते हैं। बाकी मैं इसके लिए एक अलग से क्लास बनाऊंगा जिसमें मैं आपको IMF क्या होता है वो बताऊंगा, FDI क्या होता है वो बताऊंगा, और भी बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए हम इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ में आया प्लीज़ 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 मुझे कमेंट कीजिए, मुझसे पूछिए, और मेरी वीडियो ऐसे ही देखते रहिए।
और कुछ भी इसके अंदर ऐसा लगता है कि कुछ कमी है तो प्लीज़ टेल मी, ठीक है। तो आज इस चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं। अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5। ये हमारा मनी चैप्टर नंबर कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 4 मनी हमारा कंप्लीट है बिल्कुल, ठीक है। तो इसे पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, और एक बात मेरी ज़रूर मानिएगा, बैंक जरूर जाइए, अकाउंट जरूर खुलवाइए और बैंक के प्रोसेस को ज़रूर समझिए, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट अपडेटिंग, ठीक है। ये मेरा चैनल के अबाउट में आप जाएंगे ना तो आपके चैनल के, मेरे चैनल के अबाउट में आपको यही लिखा हुआ मिलेगा, बिकॉज इकोनॉमिक्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम अपडेट रहे हैं हमारी कंट्री की इकोनॉमी से भी, करंट अफेयर से भी, और जो हमारे आसपास चल रहा है उससे भी। जैसे कि अभी पूरी इकोनॉमी डाउन है ओनली बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, कोविड-19 पेंडेमिक, और जिसकी वजह से क्या है, पूरी इकोनॉमी की लगी हुई है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इकोनॉमिक्स देता रहेगा। सो स्टडी 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 स्टडी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लॉकडाउन तो खत्म हो ही रहा है, एंजॉय कीजिए एंड पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय।